नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, रीट एग्ज़ाम 2022 के लिए मनोविज्ञान के बहुत ही स्पेशल शानदार 50 प्रश्न लेकर आया हूं। देखिएगा, आप यूं कह सकते हो कि बहुत ही क्वालिटी वाले प्रश्न है ये, और एग्ज़ाम में बिल्कुल सेम प्रश्न आपके आने वाले हैं। टारगेट है आज का 35 प्रश्नों को सही करने का। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस शानदार वीडियो को। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा साथियों। प्रश्न नंबर 1, किसने कहा बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण मापता है? बोरिंग, वेशलर, रॉबिन्सन और स्टोडार्ड। तो मित्रों, ये कथन किसका है कि बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण मापता है? तो मित्रों, इसका राइट आंसर है उपरोक्त कथन बोरिंग महोदय के द्वारा कहा गया। ये जो परिभाषा है, ये पहली बुद्धि की औपचारिक रूप से कही गई परिभाषा है जो मान्य नहीं हुई थी। मित्रों, आपको याद रखना है इस चीज़ को। औपचारिक रूप से बुद्धि के संबंध में प्रथम परिभाषा बोरिंग ने ही दी है, और यही वो परिभाषा है कि बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण मापता है। तो मित्रों, आपका प्रथम विकल्प यहाँ पे सही है। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे, निम्न में से कौन बुद्धि का एक फेनोटाइपिक प्रारूप है? बुद्धि ए, बुद्धि बी, बुद्धि सी और बुद्धि डी। तो मित्रों, यहाँ पर फेनोटाइपिक प्रारूप आपको बताना है। हो सकता है आपने ये चीज़ नहीं पढ़ी हो, लेकिन इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर बुद्धि बी फेनोटाइप प्रारूप है। दूसरा विकल्प आपका सही है साथियों। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे, थॉर्नडाइक के अनुसार निम्न में से कौन बुद्धि का प्रकार नहीं है? मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि और सांवेगिक बुद्धि। तो मित्रों, यहाँ पर तीसरे प्रश्न में इन्होंने सांवेगिक बुद्धि ऐसा कोई बुद्धि का प्रकार नहीं बताया है। बाकी मूर्त, अमूर्त और सामाजिक ये इन्होंने बताया है। मित्रों, आप यकीन मानिए, अगर आपने 50 प्रश्न अगर सोल्व किए तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ यार, बुद्धि का टॉपिक वास्तव में बहुत ही क्लियर हुआ है। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। चौथा प्रश्न है, निम्न में से बुद्धि लब्धि की किस श्रेणी सीमा के व्यक्ति को आप श्रेष्ठ कहेंगे? मतलब जो श्रेष्ठ बुद्धि बालक है उसकी आईक्यू कितनी होती है, ये पूछा गया है। 120 से 139, 110 से 119, 110 से 130 और 120 से 130। तो मित्रों, जो श्रेष्ठ बुद्धि बालक होता है उसकी यदि आईक्यू की बात करें तो उसकी आईक्यू होती है 110 से 119। देखो, जो औसत बुद्धि बालक होता है उसकी आईक्यू होती है 90 से लेकर के 110 के बीच में, एक औसत बुद्धि बालक की। और 110 से लेकर के 119 के बीच की जो आईक्यू होती है वो होती है श्रेष्ठ बुद्धि बालक की। अब यहाँ पर देखिए, अगर 119 की जगह 125 आ जाता तो वो भी श्रेष्ठ बुद्धि बालक ही कहलाता है। और जैसे ही उसके ऊपर जाते हो आप, वो सर्जनशील बालक चला जाता है 125 से लेकर 140 तक। 140 के ऊपर जाते हो तो वहाँ पर आप प्रतिभाशाली बालक बन जाते हो। दूसरा ही विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 5, विनय साइमन बुद्धि परीक्षण है सामूहिक बुद्धि परीक्षण, वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण और इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों, विनय साइमन वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत आता है। ये भी आपको अच्छी तरह से मैंने पढ़ाया था। बुद्धि परीक्षणों का जो वर्गीकरण किया है उससे भी आप इसको याद रख सकते थे। प्रश्न नंबर 6 है मित्रों, आर्मी बीटा परीक्षण किस तरह का परीक्षण है? शाब्दिक परीक्षण, वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण, सामूहिक परीक्षण और इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों, जो छठा प्रश्न है वहाँ पर आपका तीसरा विकल्प सही है, आर्मी बीटा परीक्षण, आर्मी अल्फा परीक्षण। आपने नाम सुना होगा। उसमें जो आर्मी बीटा परीक्षण है ये एक सामूहिक परीक्षण के अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर 7 है मित्रों, देशिक क्षमता को किसके द्वारा प्रतिपादित बुद्धि सिद्धांत में एक प्रमुख क्षमता माना गया है? थ्रस्टन, गिलफोर्ड, केटेल और केरोल। तो मित्रों, प्रश्न नंबर 7 बिल्कुल यूनिक प्रश्न बहुत सारे आपको देखने को इस टेस्ट में मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना नहीं भूले। प्रश्न नंबर 7 का जो आंसर है साथियों वो है थ्रस्टन और केली ने जो बुद्धि का सिद्धांत दिया था उसमें इन्होंने एक बुद्धि का प्रकार देशिक बुद्धि भी बताया था। तो मित्रों, यहाँ पर इसलिए आपका प्रथम विकल्प सही रहेगा। प्रश्न नंबर 8 है, एक व्यवहार कुशल व्यक्ति में किस तरह की बुद्धि की प्रधानता होती है? कि जो व्यक्ति व्यवहार कुशल होता है, व्यवहार कुशल का मतलब है व्यवहार कि भाई किस व्यक्ति से किस सिचुएशन में कौन सा व्यवहार करना है, इस तरह की बुद्धि अगर कोई रखता है तो उसमें किस बुद्धि की प्रधानता होगी? विश्लेषणात्मक,
सृजनात्मक, संदर्भात्मक और स्थानिक। तो मित्रों यहाँ पर 8वां जो प्रश्न है उसका राइट आंसर है संदर्भात्मक बुद्धि उसके अंतर्गत पाई जाती है। आपने बुद्धि का त्रितंत्रीय सिद्धांत जरूर पढ़ा होगा, जो स्टर्नबर्ग ने दिया था उसमें इन्होंने इसका वर्णन किया था। तो यहाँ पर आपका तीसरा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 8 में। प्रश्न नंबर 9 है, पास मॉडल में ए किसका संकेत है? अवधान या उत्तेजना का, सक्रियता का, योग का और विखंडन का। तो मित्रों जो पास मॉडल है, पास एलोंग टेस्ट आपने देखा होगा, उसमें जो ए है वो है अवधान या उत्तेजन का संकेत है। किसका है? अवधान या उत्तेजन का। राइट आंसर आपका है प्रथम विकल्प। नेक्स्ट प्रश्न 10वां देखेंगे, निम्न में से सांवेगिक बुद्धि का तत्व नहीं है। देखिए एक बुद्धि का प्रकार आता है सांवेगिक बुद्धि, जो सेलोवी एवं मेयर ने इन्होंने इसको दिया था और बाद में इसके ऊपर डेनियल गोलमैन ने रिसर्च की थी बहुत अच्छी तरह से, इसलिए डेनियल गोलमैन को सांवेगिक बुद्धि का जनक भी कहते हैं। तो उसके अंतर्गत कौन सा तत्व नहीं है? आत्माभिप्रेरण, परानुभूति, सहानुभूति और अपने संवेगों से अवगत होकर उसे प्रबंधित करना। तो मित्रों सांवेगिक बुद्धि के तत्व के अंतर्गत पहला, दूसरा, चौथा ये तीनों तत्व आते हैं, लेकिन सहानुभूति ये सांवेगिक बुद्धि के अंतर्गत नहीं आता है। आपका तीसरा विकल्प यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 11 है मित्रों, निम्न में से किसका मापन DAT द्वारा नहीं होता है? शाब्दिक चिंतन, अंगुली निपुणता, अमूर्त चिंतन और वर्तनी। तो मित्रों यहाँ पर DAT एक परीक्षण है, ठीक है, एक परीक्षण है और इसके द्वारा अंगुली निपुणता का मापन नहीं किया जा सकता है। तो दूसरा विकल्प यहाँ पर सही है। नेक्स्ट 12 प्रश्न देखेंगे, निम्न में से सृजनात्मकता का एक पहलू नहीं माना गया है, मतलब कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? लचीलापन, विस्तारक, धारा प्रवाहिता और अमूर्त चिंतन। तो मित्रों यहाँ पर जो अमूर्त चिंतन है इसका संबंध सृजनात्मकता से नहीं है, बल्कि इसका संबंध बुद्धि से माना जाता है। बाकी तीनों का संबंध सृजनात्मकता से है, तो आपका चौथा विकल्प यहाँ सही है। प्रश्न नंबर 13, परिणाम परीक्षण द्वारा किसका मापन सही होता है? बुद्धि, अभिक्षमता, सृजनात्मकता और इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों जो परिणाम परीक्षण है उसके द्वारा किसका मापन पूर्ण रूप से सही होता है? यहाँ पर आपका प्रश्न नंबर 13 में राइट आंसर बताना है। तो 13वें प्रश्न में जो राइट आंसर है मित्रों वो है सृजनात्मकता का सही मापन इसके द्वारा किया जाता है। तीसरा ही विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 14, बुद्धि परीक्षणों का जनक कहा जाता है? थॉर्नडाइक, साइमन, बिने और स्पीयरमैन। तो मित्रों बुद्धि परीक्षणों का जनक कहा जाता है बिने को, अल्फ्रेड बिने को, जिन्होंने 1905 में सर्वप्रथम एक तत्व का इन्होंने सिद्धांत दिया था और उसके बाद में 1908 में बुद्धि मापन हेतु बिने साइमन ने 1908 में मानसिक शब्द का इन्होंने सर्वप्रथम प्रयोग किया था, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? बिने और साइमन। मुख्य रूप से इसमें कौन थे? बिने थे, इसलिए मित्रों आपको आपकी फर्स्ट चॉइस बिने रहेगी, आपकी सेकंड चॉइस साइमन रहेगी। तो आपका यहाँ तीसरा विकल्प सही रहेगा मित्रों। प्रश्न नंबर 15 देखेंगे, बुद्धि के क्रमिक विकास के सिद्धांत के जनक हैं थॉमसन, थ्रस्टन, थॉर्नडाइक और बर्ट एवं बर्नन। तो मित्रों प्रश्न नंबर जो 15 है उसका सही आंसर आता है चौथा विकल्प, बर्ट एवं बर्नन। बर्ट एवं बर्नन ने ही, वर्णन की जगह वर्णन भी आता है, वर्णन, इस प्रकार से वर्णन नहीं वर्णन। तो मित्रों यहाँ पर बुद्धि के क्रमिक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया था, चौथा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 16, मानसिक आयु का संप्रत्यय किसने दिया? ये अभी बताया था मैंने, बिने साइमन, विलियम स्टर्न, सिरिल बर्ट और टर्मन। तो मित्रों मानसिक आयु का संप्रत्यय 1908 में किसके द्वारा दिया गया? बिने साइमन के द्वारा। प्रश्न नंबर 17, कौन सा पद गिलफोर्ड के बुद्धि के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? संक्रिया, लाभ, विषय वस्तु और उत्पाद। तो मित्रों गिलफोर्ड ने गिलफोर्ड ने संक्रिया उत्पाद का सिद्धांत दिया है, उसमें उन्होंने 3 तत्व बताए, एक तो विषय वस्तु, एक संक्रिया और एक उत्पाद, लेकिन लाभ जैसी इन्होंने कोई चीज़ नहीं बताई है। तो आपका दूसरा विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 देखेंगे, किन मनोवैज्ञानिकों ने सांवेगिक बुद्धि का प्रतिपादन किया? सेलोवी एवं मेयर, गिलफोर्ड एवं स्पीयरमैन, सिमेनवे, बिनेट और केटल एवं गार्डनर। तो मित्रों सबसे पहले सांवेगिक बुद्धि के बारे में
सेलोबी एवं मेयर ने बताया था, फिर उसके बाद में डेनियल गोलमैन ने इस पर विस्तृत रूप से कार्य किया था। तो इसलिए गोलमैन तो इसके जनक है, लेकिन प्रतिपादन सेलोबी एवं मेयर ने किया था। प्रथम विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 19, डीएटी में किसका मापन किया जाता है? बुद्धि, सांवेगिक बुद्धि, अभिवृत्ति और अभिक्षमता। तो मित्रों डीएटी द्वारा अभिक्षमता का मापन किया जाता है। किसका? अभिक्षमता का। आपका यहाँ पर प्रश्न नंबर 19 में चौथा विकल्प सही रहेगा। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे, बुद्धि। अब प्रश्न को समझना, बुद्धि वातावरण के साथ समायोजन करने की क्षमता है, बुद्धि अमूर्त चिंतन करने की क्षमता है, बुद्धि सीखने की क्षमता है और सभी सही है। तो मित्रों यहाँ पर बुद्धि के संबंध में जो बातें कही गई है वो उपरोक्त में से आपकी पहली, दूसरी, तीसरी तीनों बातें बिल्कुल सही है, इसलिए आपका चौथा विकल्प यहाँ सही रहेगा। प्रश्न नंबर 21, सोच समझ, विभेदन क्षमता, समस्या समाधान, योग्यता, प्रभावी संप्रेषण इत्यादि की क्षमता की विशेषता है? संज्ञानात्मक क्षमता, सामाजिक क्षमता, सांवेगिक क्षमता और उद्यमी क्षमता। तो मित्रों ऊपर जो विशेषता दी गई है ये संज्ञानात्मक क्षमता की विशेषता के अंतर्गत आता है। आप इस चीज़ को पढ़ना अच्छी तरह से। संज्ञानात्मक क्षमता, सांवेगिक, सामाजिक और उद्यमी कक्षा 12 की आरबीएससी की बुक में अच्छी तरह से ये बताया गया है। हालांकि मैं उस बुक को बहुत ही जल्द पढ़ाने वाला हूँ। 11th की बुक पूरी होने के बाद में आज सुबह 12 बजे 11th साइकोलॉजी की प्रथम क्लास आने वाली है मित्रों। तो 12 बजे जरूर आए चैनल पर, और जो रोटेशन बिगड़ रहा था उसको सुधारने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। प्रश्न नंबर 22 देखेंगे। 22वां प्रश्न है, डेनियल गोलमैन के अनुसार जीवन के कितने प्रतिशत समस्याओं का समाधान सांवेगिक बुद्धि का परिणाम है? 20%, 40%, 60% और 80%। तो मित्रों डेनियल गोलमैन ने एक बात कही थी कि मनुष्य के जीवन में जो समस्या आती है उसमें जो सामान्य बुद्धि होती है और जो सांवेगिक बुद्धि होती है, तो सामान्य बुद्धि तो ओनली 20% उसमें योगदान देती है और सांवेगिक बुद्धि 80% योगदान देती है। तो आपका चौथा विकल्प यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 23, बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक कौन है? वाइगोत्स्की, ब्रूनर, अल्फ्रेड बिने और गार्डनर। तो मित्रों बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक है हार्वर्ड गार्डनर। आपका चौथा विकल्प यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 24 देखेंगे, यदि पूनम की कालानुक्रमिक उम्र तथा मानसिक उम्र 8 साल है तो उसकी बुद्धि लब्धि का वर्ग हो सकता है? उत्कृष्ट, औसत से कम, औसत और प्रतिभावान। तो मित्रों कालानुक्रमिक मतलब वास्तविक उम्र और मानसिक उम्र दोनों 8 साल है तो उसकी जो बुद्धि लब्धि है वो 100 रहेगी, और 100 किसके अंतर्गत आता है? औसत के अंतर्गत। इसलिए तीसरा विकल्प आपका यहाँ पर सही रहेगा प्रश्न नंबर 24 में। प्रश्न नंबर 25 देखेंगे, बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के कारकों की संख्या कितनी है? 90, 110, 135 और 120। तो मित्रों 120 इसका सही आंसर है। गिलफोर्ड के सिद्धांत में इन्होंने सर्वप्रथम जो सिद्धांत दिया था वही मान्य हुआ था, और उसमें उन्होंने बुद्धि के कारकों की संख्या 120 ही बताई थी, वही वैलिड है। बाकी 150, 180 ये एग्जाम में वैलिड नहीं माना जाता है मित्रों। प्रश्न नंबर 26 देखेंगे, सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था अल्फ्रेड बिने, स्पीयरमैन, गिलफोर्ड और थ्रस्टन। तो मित्रों सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन के द्वारा किया गया है। ये बुद्धि का द्वितत्व का सिद्धांत भी कहलाता है। प्रश्न नंबर 27, बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय विकसित किया बिने ने, रीड ने, टर्मन ने और केटल ने। तो मित्रों बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय विकसित करने की यदि बात करें तो इसका संप्रत्यय टर्मन के द्वारा विकसित किया गया। किसके द्वारा? टर्मन के द्वारा ये संप्रत्यय विकसित किया गया। अगर टर्मन अगर आपके विकल्प में नहीं हो तो विलियम स्टर्न आपका विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। विलियम स्टर्न अगर जो टर्मन विकल्प में नहीं हो तो। प्रश्न नंबर 28 देखेंगे, जिन बालकों की बुद्धि लब्धि है उन्हें साधारणतः मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखते हैं। तो उनकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है जो मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में होते हैं? 70 से कम, 70 से ज़्यादा, 80 से 100 के बीच और इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों यहाँ पर चौथा विकल्प तो हटा ही दीजिए। 70 से ऊपर तो कितनी भी हो सकती है, 140 भी हो सकती है, तो ये भी हटा दो। 80 से 100 यहाँ पर बालक लगभग सामान्य बुद्धि में आ जाता है,
और मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में 70 से कम को रखा जाएगा। प्रथम विकल्प आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है मित्रों। प्रश्न नंबर 29 देखेंगे। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि को प्रदर्शित करने वाला व्यवहार है दूसरे के अंतर्मन की इच्छा एवं मंशा का पता लगाना, दूसरे के मूड को भांपना, मिलते जुलते संवेगों यथा उदासी एवं पछतावा में भेद कर पाना और दूसरे के विचारों एवं व्यवहारों को प्रभावित करने के लिए उनसे संबंधित जानकारी का उपयोग करना। तो मित्रों, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि को प्रदर्शित करने वाले व्यवहार की यदि बात करें तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 29 में आपका तीसरा विकल्प सही है, मिलते जुलते संवेगों यथा उदासी एवं पछतावा में भेद कर पाना। मतलब आप ये देख सकते हो कि जो मिलते जुलते संवेग है, जैसा आपको क्रोध आता है, सामने वाले को क्रोध आता है, आपको कोई बात की उदासी है, पछतावा है, और सामने वाले को उदासी है, पछतावा है, यदि आप इसमें भेद कर पाओ कि वास्तव में रियल बात क्या है, अगर ये चीज़ आप पता कर लो तो वही अंतर्वैयक्तिक बुद्धि को प्रदर्शित करने वाला व्यवहार होता है। प्रश्न नंबर 30 देखेंगे मित्रों। निम्न में से कौन सा कौशल भावात्मक बुद्धि से संबंध नहीं है? भावनाओं के प्रति जागरूकता, भावनाओं का प्रबंधन, भावनाओं की आलोचना और कक्षा सहपाठियों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार। तो मित्रों, यहाँ पर जो भावात्मक बुद्धि से संबंध नहीं है वो है भावनाओं की आलोचना करना। ये तो आलोचना के अंतर्गत आ जाता है, ये बुद्धि के अंतर्गत थोड़ी आएगा। प्रश्न नंबर 30 में आपका तीसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 31 देखते हैं। प्रश्न नंबर 31 है, निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? व्यावहारिक बुद्धि, प्रायोगिक बुद्धि, संसाधन पूर्ण बुद्धि और गणितीय बुद्धि। तो मित्रों, स्टर्नबर्ग के सिद्धांत में से क्वेश्चन आने का बहुत ज़्यादा चांस है, इसलिए इस सिद्धांत को बिल्कुल कंप्लीट कर लेना। यहाँ पर व्यावहारिक बुद्धि इन्होंने बताई है, आपका प्रथम विकल्प सही है प्रश्न नंबर 31 में। प्रश्न नंबर 32 देखेंगे मित्रों। संवेगात्मक बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत के किस क्षेत्र के साथ संबंधित हो सकती है? अस्तित्व परक बुद्धि, अंतरावैयक्तिक बुद्धि और अंतःवैयक्तिक बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि और चाक्षुष स्थानिक बुद्धि। तो मित्रों, जो संवेगात्मक बुद्धि है वो बहुबुद्धि की अंतरावैयक्तिक और अंतर्वैयक्तिक जो बुद्धि के प्रकार है इसमें संबंधित हो सकती है, क्योंकि संवेगों का संबंध भी जो भावनाएं हैं उनसे है और इनका संबंध भी भावनाओं से है। तो यहाँ पर आपका दूसरा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 33 है, अमूर्त बुद्धि किसी व्यक्ति की मदद करती है इंजीनियर बनने में, समस्याएं सुलझाने में, औद्योगिक कार्यकर्ता बनने में और सामाजिक कार्यकर्ता बनने में। तो मित्रों, यहाँ पर जो अमूर्त बुद्धि है वो सबसे बेस्ट विकल्प है। समस्याएं सुलझाने में व्यक्ति की मदद करती है, क्योंकि इंजीनियर में तो मूर्त बुद्धि पाई जाती है। यहाँ पर आप मूर्त या यांत्रिक बुद्धि भी कह सकते हो आप उसको। प्रश्न नंबर 33 में दूसरा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 34, बुद्धि की गुणवत्ता स्नायु तंतुओं की मात्रा पर निर्भर रहती है। बुद्धि के मात्रा सिद्धांत से संबंधित यह कथन किसका है? टर्मन, थॉर्नडाइक, स्पीयरमैन और केली। तो मित्रों, बहुत ही इजी प्रश्न है, बहुत ही इजी। कि आप कहोगे कि सर इजी कैसे, कथन तो हमें याद ही नहीं है। तो बुद्धि का मात्रा का सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। उस आधार पे भी कर सकते हो आप इसको। दूसरा विकल्प सही है यहाँ पर, मात्रा का या बालों का सिद्धांत जिसको आप कहते हो। प्रश्न नंबर 35 है, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? तो जो लक्षण बुद्धिमान बच्चे का नहीं है वो देखिए, वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटना है, रटना है ना, रटने की क्षमता रखता है, वह जो अमूर्त रूप से सोच रखता है, वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है, और वह जो प्रवाहपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है। तो मित्रों, यहाँ पर राइट आंसर है वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है, वो कोई बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं हो सकता है। बाकी तीनों लक्षण बुद्धिमान बच्चे के हैं। प्रश्न नंबर 36 देखेंगे। पहले ऐसा माना जाता था कि जो जितना ज़्यादा रटेगा उसमें उतनी ही ज़्यादा बुद्धि होगी, लेकिन ऐसा नहीं है मित्रों। प्रश्न नंबर 36, निम्न में से भविष्य कथन में अधिक मददगार है? बुद्धि, रुचि, अभिक्षमता और मूल्य। तो भविष्य कथन में बुद्धि अधिक मददगार होती है, मतलब भविष्य आने वाले समय में क्या होगा ये बुद्धि के आधार पर आप आसानी से पता लगा सकते हो।
तो ये मदद जरूर करती है मित्रों। प्रश्न नंबर 37, स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि का बढ़ना किस आयु में आकर रुक जाता है? 10, 16, 25 और 50 वर्ष। तो मित्रों जब बालक 16 साल का हो जाता है तब उसकी बुद्धि का बढ़ना रुक जाता है, ऐसा स्पीयरमैन का मानना था। प्रश्न नंबर 38 में देखेंगे, एक बालक जिसकी दृश्य संसार का शुद्धता से प्रत्यक्षित करने की क्षमता अधिक है वह उच्च होगा भाषात्मक बुद्धि में, संगीतात्मक बुद्धि में, स्थानिक बुद्धि में और अंतर्वैयक्तिक बुद्धि में। तो मित्रों कोई बालक जो दृश्य संसार का शुद्धता से प्रत्यक्षित करने की क्षमता अधिक रखता है वह स्थानिक बुद्धि में उच्च होता है। यहाँ पर 38 में आपका तीसरा जो विकल्प है वो बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 39 है, बुद्धि विषय में आधुनिक अवधारणा है। वर्तमान की बात की जा रही है कि जो सबसे वर्तमान में जो सबसे बेस्ट अवधारणा है बुद्धि की, उसका चयन आपको करना है। मस्तिष्क में तर्क करने का गुण, अनुभव से प्राप्त करने की योग्यता, जीवन की समस्याओं को हल करने का गुण और नवीन परिस्थितियों के प्रति समायोजन का गुण। तो मित्रों वैसे चारों विकल्प बुद्धि की विशेषताएं हैं, लेकिन ये पूछ रहा है कि आधुनिक अवधारणा। तो आधुनिक अवधारणा तो है जीवन की समस्याओं को हल करने का गुण, जिसमें जितना अधिक रहेगा उसमें उतनी ही अधिक बुद्धि रहेगी वर्तमान आधुनिक अवधारणा के अनुसार। तीसरा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 40, बुद्धि के सूचना प्रक्रम या प्रोसेसिंग उपागम का वर्णन किसने किया? स्टर्नबर्ग, बिने, टर्मन और थ्रस्टन। तो मित्रों जो बुद्धि का सूचना प्रक्रम या प्रोसेसिंग उपागम है उसका वर्णन स्टर्नबर्ग के द्वारा किया गया है। आपका प्रथम विकल्प यहाँ पर सही है प्रश्न नंबर 40 में। प्रश्न नंबर 41 देखेंगे, निम्न में से कौन सी क्रिया का निष्पादन प्रकार की बुद्धि परीक्षण का उदाहरण नहीं है? घन निर्माण करना, ब्लॉक को छेद में फिट करना, चित्रों को टुकड़ों में जोड़ना और सरल गणितीय समस्याएं हल करना। तो कौन सा निष्पादन प्रकार में बुद्धि परीक्षण का उदाहरण नहीं है? तो मित्रों यहाँ पर सरल गणितीय समस्याएं हल करना यह बुद्धि परीक्षण का उदाहरण नहीं है। निष्पादन मतलब परफॉर्मेंस में मित्रों यहाँ पर आपके तीनों विकल्प ये तो सही है, लेकिन ये गलत है और गलत ही यहाँ पर पूछा जा रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, स्पीयरमैन के अनुसार सभी संज्ञानात्मक कार्यों में शामिल मानसिक ऊर्जा या क्षमता का क्या नाम दिया गया? जी कारक, एफ कारक, एस कारक और ई कारक। तो मित्रों इसका राइट आंसर है जी कारक। सभी संज्ञानात्मक कार्यों में मतलब सभी में ये शामिल होता है, इसलिए आपका प्रथम विकल्प सही है। बुक्स में अलग अलग जगह कई जगह स्पेशल कारक भी दे रखा है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं कि इसका राइट आंसर प्रथम रहेगा या तीसरा रहेगा। मेरे अनुसार इसका प्रथम विकल्प सही है मित्रों। प्रश्न नंबर 43 देखेंगे, कक्षा 1 और 2 स्तर के बच्चे अमूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं, मूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं, पढ़कर शीघ्र सीखते हैं या लिखकर शीघ्र सीखते हैं? तो मित्रों कक्षा 1-2 का बच्चा है वो अमूर्त अनुभव तो कर ही नहीं पाएगा, बल्कि वो मूर्त अनुभवों से शीघ्र सीख जाते हैं। पढ़ने की बजाय, लिखने की बजाय जो चीज़ उनके प्रत्यक्ष रूप से सामने होती है उनसे वो शीघ्र सीखते हैं। तो आपका दूसरा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 44, बुद्धि क्या है? इंटेलिजेंस के बारे में आपको बताना है कि व्हाट इज इंटेलिजेंस। तो मित्रों यहाँ पर बेस्ट विकल्प चुनना है आपको। हो सकता है आपको 4 ही विकल्प सही लगे। सामर्थ्यों का एक समुच्चय, एक अकेला और जातीय विचार, दूसरों के साथ अनुकरण करने की योग्यता और एक विशिष्ट योग्यता। तो मित्रों बिल्कुल सोचिए समझिए फिर आंसर दीजिए। राइट आंसर है सामर्थ्यों का एक समुच्चय ही बुद्धि कहलाती है। बाकी विकल्प ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन सामर्थ्यों का एक समुच्चय का मतलब है कि व्यक्ति में, सामर्थ्य मतलब जो योग्यताएं हैं, व्यक्ति में जो अलग अलग योग्यता पाई जाती है उनका एक सेट ही बुद्धि कहलाती है। ये सबसे बेस्ट आपका सही आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 45 देखेंगे, बुद्धि समावेशन करती है अपसारी चिंतन का, अभिसारी चिंतन का, समालोचित चिंतन का और विचारशील चिंतन का। तो मित्रों यहाँ पर बुद्धि अभिसारी चिंतन का समावेशन करती है, दूसरा विकल्प आपका सही है। प्रश्न नंबर 46 में है, इनमें से कौन सा त्रितंत्रीय सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है? पर्यावरण का पुनर्निर्माण करना, केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना, इस प्रकार के पर्यावरण का चयन करना जिससे में आप सफल हो सकते हो,
और पर्यावरण के साथ अनुकूलन करना। तो मित्रों यहाँ पर व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है। अगर ये देखें तो आपका दूसरा विकल्प सही है, केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना। ये कोई व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं होता है। दूसरा विकल्प आपका बिल्कुल यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 47 देखेंगे, बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल किसने दिया था? केटेल, गिलफोर्ड, थ्रस्टन और स्पीयरमैन। तो मित्रों तरल मोज़ेक मॉडल किसने दिया है प्रश्न नंबर 47 में, ये बताना है आपको। तो आर.बी. केटेल द्वारा तरल मोज़ेक मॉडल बुद्धि से संबंधित इसने दिया था। प्रथम विकल्प आपका यहाँ पर सही है। मित्रों कमेंट करके जरूर जाए कि ये टेस्ट पेपर आपको कैसा लगा। पीडीएफ जरूर डाउनलोड करें और मित्रों ये भी कमेंट करें कि आपके कितने प्रश्न जरूर यहाँ पर सही हुए हैं। प्रश्न नंबर 48 है मित्रों, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती है, बुद्धि का लिंग के साथ कोई संबंध नहीं है और सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो मित्रों यहाँ पर सही विकल्प है, बुद्धि का लिंग के साथ कोई संबंध नहीं होता है। ये तो देखो गलत है, बाकी विकल्प ऐसा कुछ नहीं है। लिंग का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लड़के हो या लड़कियां हो, बुद्धि किसी में भी ज़्यादा हो सकती है। प्रश्न नंबर 49 देखेंगे मित्रों, स्पीयरमैन के बुद्धि के त्रितत्व के सिद्धांत में तीसरा तत्व है समूह तत्व, विशिष्ट तत्व, सामान्य तत्व और सभी। तो मित्रों इन्होंने तो पहले तो द्वितत्व का सिद्धांत दिया था जिसमें सामान्य और विशिष्ट तत्व बताए थे। जब ये मान्य नहीं हुआ तो इन्होंने एक और सिद्धांत दिया बुद्धि का त्रितत्व और उसमें एक समूह तत्व को भी जोड़ दिया मित्रों। तो मित्रों यहाँ पर आपका प्रथम विकल्प सही रहेगा। प्रश्न नंबर 50 और आखिरी प्रश्न देखते हैं। स्टर्न ने बुद्धि ज्ञात करने का सूत्र कब दिया? विलियम स्टर्न ने 1912 में, 1922 में, 1822 में और 1905 में। तो मित्रों विलियम स्टर्न के द्वारा 1912 में बुद्धि ज्ञात करने का सूत्र दिया गया था। आपका प्रथम विकल्प यहाँ पर सही रहेगा। तो मित्रों ये थे आज के 50 प्रश्न।